आज शांति का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाते हुए कमरे से आवाज़ लगाती हुई निकलती है, रिया, रिया कहाँ मर गई। तभी सामने कुर्सी पर बैठे जगमोहन जी, जो अभी कुछ सोच रहे थे, उनको देखकर बोलती है, इनके पास भी कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस सारा दिन कुर्सी पर बैठे बैठे आराम फरमाते रहते हैं। बाप बेटी और माँ ने तो नाक में दम करके रख दिया है। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इनके बेटे से शादी करने के लिए हाँ की थी। मुझे नहीं पता था कि बूढ़े बूढ़ियों के साथ इनकी कामचोर नालायक बेटी को भी झेलना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। और जगमोहन जी की कुर्सी के पास जाकर चिल्लाकर बोलती है, आपकी नालायक बेटी कहाँ मरने चली गई है। जब देखो कामचोरों की तरह, आवारों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। ज़रा सा काम करने को बोल दो तो साफ साफ मना कर देगी, और अगर मुश्किल से कोई काम कर भी दे तो उस काम का सत्यानाश कर देती है। आज तो मैं उसे छोड़ूंगी ही नहीं। गुस्से में आग बबूला होते हुए शांति बोले जा रही थी, पर बहू हुआ क्या, मुझे भी तो बताओ। ऐसा क्या कर दिया मेरी फूल सी बच्ची ने, जो तुम पूरा घर अपने सर पर उठाए घूम रही हो। क्या बोले, फूल सी बच्ची है आपकी बेटी? आफत की पुड़िया है, और मैंने घर सर पर उठा रखा है। अरे कुछ तो शर्म करो अपनी उम्र का। काम काज के तो हो नहीं, बस पड़े पड़े खाते रहते हो। अभी शांति जगमोहन जी से इतना बोल ही रही होती है कि रिया का घर में आना होता है, और वह अपनी भाभी शांति से चिल्ला कर बोलती है, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा जी से इस तरह से बात करने की। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। तब शांति रिया से बोलती है, तमीज़ की बच्ची, मुझे बताती है कि तमीज़ नहीं है। आज तो तेरी खैर नहीं। और रिया के पास जाकर उसका हाथ पीछे करके मोड़ते हुए बोलती है, पहले तू ये बता, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ सारी खराब कर दी। तब शांति चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा हाथ छोड़ दो, आज तो मैं इसका हाथ ही तोड़ दूँगी। इन्हीं हाथों से तूने मेरी साड़ियाँ खराब की थी। पर भाभी, आपने ही तो इनको धुलने को बोला था, तो मैंने आपकी सारी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में धुल दी। अब शांति बोलती है, तुझे इतना भी नहीं पता कि साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में नहीं धुलनी थी? तो भाभी आपको पहले बोलना चाहिए था। मुझे क्या पता साड़ियाँ हाथ से धुलनी है। मैंने आपसे पूछा भी था, पर आप फ़ोन पर बिजी थी। अब इसमें मेरी क्या गलती? देख रहे हैं ना पापा जी, आपकी फूल सी बच्ची कितना जुबान लड़ाती है। एक तो सारी साड़ियाँ मेरी खराब कर दी, और ऊपर से जुबान चलाती है। तब रिया बोलती है, तो आप अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती हो? अब तो शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, और उसने रिया को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। इधर जगमोहन जी बहू को रोकते रहे, बेटा इससे गलती हो गई, अब वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन शांति इतने गुस्से में थी कि उसने एक ना सुनी, और आगे बोलती, अब तो तेरी पढ़ाई लिखाई भी लगता है बंद करानी पड़ेगी। आने दो तेरे भैया को, शाम को फिर मैं बताती हूँ। यह सब सुनकर रिया अपनी भाभी से बोलती है, भाभी प्लीज़ मेरी पढ़ाई मत बंद कराओ, मेरे इस साल MBA का लास्ट ईयर है। बाबूजी भाभी से बोलिए ना वो ऐसा ना करे। लेकिन शांति किसी की सुनने वाली कहाँ थी। तभी घर में जगमोहन जी की पत्नी शकुंतला जी का घर में प्रवेश होता है। वह रोज़ सुबह उठकर मंदिर पूजा करने जाती थी। उनको देखकर शांति बोलती है, माँ जी आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, सुबह सुबह बस कामचोरों की तरह पूजा करने निकल पड़ती हैं। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे पिताजी। घर का सारा काम वैसा ही पड़ा है, और आप बस नहा धोकर पूजा करने निकल पड़ती हैं कामचोरों की तरह। शकुंतला जी बड़े ही प्यार से बोलती है, बेटा मैं अभी सारा काम कर रही हूँ। और रोती हुई अपनी बेटी को देखती है तो रिया से पूछती है, तुम रो क्यों रही हो? तभी शांति बोलती है, सब पंचायत आप लोग बाद में करना,
पहले मेरे लिए नाश्ता बनाकर तैयार करो, नहीं तो आज तुम तीनों लोगों की खैर नहीं। और हाँ बाबूजी, ये लीजिए पैसे, बच्चों के लिए फल और दूध ले आइए और 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज भी लेते आइएगा। अरे भाभी, बाबूजी इतना वज़न नहीं उठा सकते हैं, इनको डॉक्टर ने वज़न उठाने से मना किया है। तब शांति बोलती है, अरे ज़रा सा वज़न उठाने में मर नहीं जाएंगे तुम्हारे बाबूजी, और मर भी जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा और धरती पर थोड़ा सा बोझ भी तो कम हो जाएगा। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जगमोहन जी बहू को जाते हुए देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे दिन आ गए हैं, अपने ही घर में नौकरों की तरह गुजारा करना पड़ रहा है। इधर शकुंतला जी रसोई में नाश्ता तैयार करने चली जाती है और रिया अपने बाबूजी से बोलती है, बाबूजी आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं सारा सामान ले आती हूँ, आप आराम कीजिए। जगमोहन जी रोते हुए बोलते हैं, माफ़ कर दे मेरी बच्ची, तेरे लिए तेरा पिता कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, बस आप ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप आराम से रहिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। अपने पिता से प्यार से बोलती है और थैला उठाकर सामान लेने चली जाती है। शाम को जब जगमोहन जी का बेटा रोहन आया तो शांति ने सारी घटना बड़ा चढ़ाकर बता दी। तो रोहन भी रिया से चिल्लाते हुए बोलता है, इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ी सी अकल तो सीखो, कुछ नहीं तो अपनी भाभी से ही सीख लो कि कैसे घर में रहते हैं और घर का काम कैसे करते हैं। थोड़े दिनों में ही तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी नाक ही कटा देगी। पर भैया, अभी रिया इतना ही बोली थी, पर वर क्या, एक तो बदतमीजी करती हो, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करती और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। दिन पर दिन तुम्हारी बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा कॉलेज जाना आना बंद करा दूँगा। रोहन ने रिया की एक भी बात न सुनी। रिया अपने आंसू पोंछते हुए कमरे में चली गई। अब तो आए दिन का तमाशा हो गया था। शांति ऐसे ही रोहन को उनके माता पिता की और रिया की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताती थी और रोहन भी अपने माता पिता और बहन की बात सुनता ही रह नहीं था। जगमोहन जी का एक हंसता खेलता परिवार था। उनकी पत्नी शकुंतला और एक बेटा रोहन, एक बेटी रिया। जगमोहन जी की एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान थी। शकुंतला जी भी एक कुशल गृहिणी थी, बल्कि घर में थोड़ी वो सिलाई करके पैसे कमा लेती थी। जगमोहन जी ने कभी भी अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। भले ही उनकी दुकान छोटी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल की। लेकिन जगमोहन जी का एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनके पैरों में गंभीर चोट आई। एक पैर तो पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन दूसरे पैर में रोड डालनी पड़ी और जिससे वे ठीक से चल भी नहीं पाते थे और उनका बीपी भी हाई रहने लगा था। इधर बढ़ती उम्र के कारण शकुंतला जी की आंखें भी कमज़ोर होने लगी थी। उन्हें भी मोतियाबिंद की शिकायत हो गई थी, इसीलिए अब वे भी सिलाई कम ही कर पाती थी। जब जगमोहन जी ठीक थे तब घर में सब कुछ ठीक था। घर में कोई भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था। जगमोहन जी ने अपने बेटे की शादी भी अच्छे से की थी। जब शांति नई नई आई थी तो वे भी सबका खूब मान सम्मान करती थी, लेकिन जगमोहन जी के एक्सीडेंट होने के कारण घर की सारी बागडोर उनके बेटे रोहन के हाथों में आ गई। क्योंकि रोहन तो पहले ही अपने माता पिता की दुकान पर हाथ बटाता था। उसे पहले भी जगमोहन जी का दयालु होना पसंद नहीं था, क्योंकि जगमोहन जी हमेशा से गरीबों की थोड़ी बहुत सहायता करते रहते थे। परंतु रोहन को अपने पिता का इस तरह से सबकी मदद करना फूटी आँख न भाता था और एक्सीडेंट के बाद तो रोहन ने दुकान पर अपना ही कब्जा कर लिया और शांति का व्यवहार भी दिन पर दिन खराब होता चला गया। जगमोहन जी को चलने में भी दिक्कत थी, तो वे अपनी दुकान पर जाकर ग्राहकों को सामान देने में तो और भी ज़्यादा असमर्थ थे। इसीलिए ना चाह कर भी उन्हें अपनी दुकान को अपने बेटे रोहन को सौंपना पड़ा
और रोहन भी तो यही चाहता था, क्योंकि वे पहले ही अपने बाबूजी का इस तरह गरीबों की सहायता करना तो पहले ही पसंद नहीं करता था। अपने बाबूजी की टोका टोकी भी पसंद नहीं करता था। वे अपने अनुसार उस दुकान को चलाना चाहता था। और शांति के आने के बाद तो रोहन ने अपने माता पिता से और भी दूरी बना ली थी। इधर शांति ने भी इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी दवा का खर्चा, अपनी पत्नी शकुंतला जी की आंखों का इलाज और रिया की पढ़ाई का खर्च अब वे वहन नहीं कर सकते थे। साथ ही रिया की बढ़ती उम्र की भी चिंता थी उन्हें। जगमोहन जी और उनकी पत्नी दिन पर दिन इसी चिंता में और परेशान रहते कि किस तरह से वे अपनी बेटी का किसी अच्छे घर में विवाह करेंगे, क्योंकि अगर उन लोगों को कुछ हो गया तो वे उसकी बेटी के साथ क्या करेंगे वे तो भगवान ही जानता है। क्योंकि शांति रिया को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी और उसकी शादी में वे 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देगी। इधर जगमोहन जी पास भी सिर्फ 2 लाख रुपए ही थे। उन रुपए भी उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए अपने बेटे बहू से छिपा कर रखे थे, लेकिन इतने कम पैसों में रिया की शादी कर पाना भी मुश्किल था। धीरे धीरे समय बीतता गया और शांति का व्यवहार उनके प्रति और भी ज़्यादा खराब होता गया। उस दिन तो हद ही हो गई। उसने अपने घर में 2 गाय और 1 भैंस बांध दी और उसी के पास एक झोपड़ी भी बना दी, क्योंकि जगमोहन जी ने अपने घर के पीछे कुछ जगह छोड़ रखी थी। तो शांति ने वहीं पर गाय और भैंस को बांध दिया और अपने सास ससुर और रिया का सामान उसी झोपड़ी में रख दिया। जगमोहन जी और उनकी पत्नी शकुंतला जी ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। कहते हैं बहू ने उनके कमरे का सारा सामान और रिया का सामान उस छोटी सी झोपड़ी में पटक दिया है। शकुंतला जी अपनी बहू से बोली भी, शांति बेटा तुम ये सब क्या कर रही हो? हमारा सामान यूँ ले जाकर झोपड़ी में क्यों पटक रही हो? तो वह हंसकर बोलती है कि माँ जी और बाबू जी, हम आप लोगों की ज़िंदगी भर यूँ बैठाकर नहीं खिला सकते। आप लोगों को शर्म आती नहीं कि कुछ काम काज ही कर ले, इसीलिए आज से आप लोग गाय और भैंस की देखभाल करेंगे और इनका दूध निकालेंगे। इस दूध को बेचकर कुछ पैसे तो आएंगे, पर बेटा हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम्हारी सास तो पूरा घर का काम कर ही लेती है, बाहर का काम रिया कर लेती है और उसके पास थोड़ा समय बचता है तो वह भी घर के काम में हाथ बटा देती है। शांति बोलती है, अरे बाबूजी, इन सब काम के बावजूद भी आप लोगों के पास बहुत टाइम बचता है, तो क्या 2 गाय और 1 भैंस का चारा पानी साफ सफाई नहीं कर सकते हैं? लेकिन तुमने तो हमारा सामान भी हमारे कमरे से निकाल कर पटक दिया। तब शांति हंसते हुए बोलती है, अरे बाबूजी, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? दोनों कमरों को किराए पर उठा दिया है, कुछ 4 पैसे ही हाथ में आएंगे। बहू ये सब तुम क्या बोल रही हो? कि तभी रोहन कुछ काम से घर पर आया। जगमोहन जी और शकुंतला जी ने जैसे ही अपने बेटे को घर में घुसता देखा तो शकुंतला जी अपने बेटे के पास भागकर जाती है और बोलती है, देखो ना बेटा, बहू हमारे साथ क्या कर रही है। चल बोल ना शांति से कि वह हमारे साथ ऐसा ना करें। शकुंतला जी इतना बोल दिए, यह सब तो बाबूजी को पहले सोचना चाहिए था। अगर यह पहले सोच लेते तो आज आप लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। रोहन की यह बात सुनकर जगमोहन जी बोले, बेटा अगर मैंने इनकी इनकम का 5% किसी गरीब की मदद करने में लगा दिया तो क्या बुरा किया? और फिर तुम जिस जगह पर कमा रहे हो वह भी मैंने ही अपने खून पसीने की कमाई से बनाकर तैयार की है। अब तुम उस पर बैठे हो। और वही जगमोहन जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए तो इसी बीच पर चिल्लाकर बोलता है कि रह बूढ़े, तेरी इसी कचर कचर की वजह से तेरी ये हालत है। और ज़्यादा मुंह चलाया तो अभी तो सिर्फ तुम लोगों का सामान झोपड़ी में रखा है, अगर ज़्यादा मुंह चलाया तो लात मारकर बाहर करते हुए नहीं देर लगेगी। तभी शांति बोलती, अरे छोड़िए, आप भी कहाँ इन निकम्मों के मुंह लगकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इन लोगों का तो रोज़ का तमाशा है। मैं तो खुद भी परेशान हो गई हूँ इन लोगों के बेकार के रोज़ रोज़
के तमाशे देखकर और दोनों पैर पटकते हुए कमरे में चले जाते हैं। जगमोहन जी बेबस भरी निगाहों से शकुंतला जी की तरफ देखते रह जाते हैं। आज उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपनी पत्नी और बेटी का पालन पोषण कर सके। उनकी बेटी रिया छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। कुछ पैसे बचते थे तो वह अपने माता पिता की दवा में भी खर्च कर देती। तब रिया घर पर आई तो वह भी यह देखकर दंग रह गई कि उसके माता पिता और उसके सामान को बाहर निकालकर उस झोपड़ी में रख दिया गया है और उसके माता पिता चुपचाप चारपाई पर उस झोपड़ी में बैठे हुए हैं। जैसे ही अपने भैया भाभी से कुछ बोलने को जाती है तो शकुंतला जी रिया का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, और उन लोगों से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे और तुम्हें भी उल्टा सीधा सुनाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रिया की उम्र बढ़ती जा रही थी। जगमोहन जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। उन्होंने कई बार रोहन से इस बारे में बात की तो वह अपनी बहन की शादी में कोई रुचि नहीं दिखाता और साथ ही बोलता कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि दुकान पर ज़्यादा बिक्री ही नहीं हो रही थी और आप लोगों के इतने खर्चे हैं कि इनको ही पूरा कैसे करूं। शकुंतला जी जैसे तैसे गाय और भैंसों का काम करते। रिया भी जब घर पर होती तो उनका काम में हाथ बटा देती। एक दिन अचानक जगमोहन जी की तबीयत खराब हो गई। तब रात के 2 बजे होंगे। उन्हें बहुत ही बेचैनी हो रही थी और वह कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर रिया दौड़कर अपने भाई को बुलाने गई और दरवाजे को लगातार ठोके जा रही थी। तभी उसकी भाभी दरवाज़ा खोलती है और चिल्लाकर बोलती है, तुम लोगों को रात में भी चैन नहीं है। तब रिया बोलती है कि भाभी, बाबूजी की तबीयत खराब है तो हम लोगों क्या करें, सुबह में देखेंगे और रात भर में बाबूजी मर नहीं जाएंगे और हमारे नींद ना खराब करो, चलो जाओ यहाँ से, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। रिया दरवाजे के पास चिल्लाती रहती है, लेकिन वे लोग दोबारा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जैसे तैसे सुबह होती है, लेकिन ना तो शांति और ना ही रोहन जगमोहन जी को देखने आते हैं और ना ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर रिया ही जगमोहन जी को डॉक्टर के पास ले जाती है। तब डॉक्टर जगमोहन जी को चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि यह किसी बात की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं और जिस कारण इनका बीपी हाई हो गया था, और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और चिंता ना करने को बोलते हैं, साथ ही आराम करने को भी बोलते हैं। रिया अपने बाबूजी को बहुत समझाती है कि वह उसकी शादी की चिंता ना करे, लेकिन एक पिता को चिंता क्यों न होगी। एक दिन उदास मन से जगमोहन जी ईश्वर की तस्वीर देखकर अपने मन में सोचते हैं, हे प्रभु, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मुझ पर रहम नहीं खा रहे हैं। प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। जगमोहन जी के पास आकर उन्हें कोई एक पत्र देता है और बोलता है कि यह पत्र उनके लिए डाकिया दे कर गया है। पता नहीं किसी विष्णु शर्मा जी का है। जगमोहन जी को यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने पत्र खोला तो उसके साथ एक चेक भी था। पत्र में कैसे हैं सर जी, आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आपके लिए एक छोटी सी भेंट भेज रहा हूँ। यह भेंट आपके उस एहसान के आगे तो कुछ भी नहीं है जो कि आपने मुझ बदनसीब पर किया था। आपका प्यारा विष्णु शर्मा। जगमोहन जी ने जैसे ही पत्र को देखकर दंग रह जाते हैं। अब जगमोहन जी पत्र को पलटकर पते को पढ़ते हैं तो ये पत्र यूएसए से आया था। अब जगमोहन जी पत्र लिखने वाले के नाम को ध्यान से पढ़ते हैं। जब वे डॉक्टर विष्णु शर्मा का नाम पढ़ते हैं तो उनके सब कुछ याद आ जाता है। वे अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं कि एक दिन जगमोहन जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे तो एक 21 से 22 साल का लड़का उनकी दुकान के सामने कुछ खिलौने लेकर बैठा था और वे उन खिलौनों को आने जाने वालों को बेच रहा था और बड़े उदास होकर बैठ जाता। फिर कोई व्यक्ति आता, उसके पास से गुजरता तो वे फिर से उसी जोश के साथ खिलौने बेचने की कोशिश करता, लेकिन सफलता ना मिलने पर वे फिर भी उदास हो जाता। मगर सुबह से शाम हो गई, उसका एक भी खिलौना नहीं बिका। वो लड़का अगले दिन भी
उनकी दुकान के सामने अपने थोड़े से खिलौने की दुकान लगाकर बैठ गया। लेकिन उस दिन भी उसका कोई खिलौना नहीं बिका। 3-4 दिन उसके साथ ऐसा ही हुआ। यह सब जगमोहन जी देख ही रहे थे। पहले उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे को जब देखते तो उसके चेहरे के भाव स्पष्ट कह देते कि वह किसी घोर चिंता में है। एक दिन जगमोहन जी से रहा न गया और वो उसके पास जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। वे उनसे भी बड़े उत्साह से बोलता है कि सर जी, ये खिलौना ले लीजिए। ये ऐसे ही बोल देते हैं कि सारे खिलौने कितने की है? तो वे लड़का बोलता है कि सर जी 50,000 रुपये के हैं। 50,000 रुपये सुनकर उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, कोई इन खिलौने के 10,000 भी नहीं देगा। यह बात सुनकर उसके मुख पर फिर से उदासी आ जाती है। जगमोहन जी भी उससे भयबाक नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन मुंह से निकल गया। जगमोहन जी ने उसके उदासी भरे चेहरे को देखते हुए पूछा, बेटा तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो, तो तुम यह काम क्यों कर रहे हो? कि उसके बोलने का जो तरीका था वह एक बहुत ही अच्छा शिक्षित युवक की तरह था। मेरी बात सुनकर वह युवक बोलता है, सर मेरा सिलेक्शन मेडिकल में हो गया है, लेकिन मेरे पास उसके फीस के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। मेरे पिताजी ने लाख रुपए की जैसे तैसे व्यवस्था कर दी है, लेकिन 50,000 रुपये अभी भी कम है। मैं यहाँ खिलौने बेचकर 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। अगर जल्दी से रुपए की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वे सारी बात मुझे बताकर अपने खिलौने की ओर देखने लगा कि शायद कोई ग्राहक उसकी खिलौने को खरीद सके। उसकी बातों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी। दिमाग तो उस पर विश्वास करने को मना कर रहा था, लेकिन दिल बोल रहा था कि यह सच बोल रहा है। मैंने भी अपने दिल की बात सुनी और उसे बोला, मैं आज अपनी बेटी के लिए लैपटॉप खरीदने जा रहा था, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मेरी बेटी के लैपटॉप से ज़्यादा तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। लो बेटा, ये मेरी 2 साल की बचत है। इसे मैं अपनी बच्ची के लैपटॉप के लिए इकट्ठा कर रखा था और मैंने 50,000 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और वह बोला, ये उपकार मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब बात करने के बाद वह सारे खिलौने मुझे देने लगा। मैंने उससे कहा, ये खिलौने मुझे नहीं चाहिए, तुम इन सबको रख लो और अगर भविष्य में बड़े आदमी बनना तो मुझ गरीब को ज़रूर याद करना और सदा गरीबों और बेसहारों की मदद करते रहना। मैंने उसको पैसे दे दिए तो मन ही मन में सोचता रहा कि मुझे उस युवक से बेवकूफ़ ना बनाया हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे और भगवान का नाम लेकर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी लीला वो ही जाने। हम सब तो उनकी हाथ की कठपुतली हैं। इस घटना को लगभग 9 से 10 साल हो चुके थे। तभी रिया की आवाज़ से जगमोहन जी अपने वर्तमान में लौटते हैं और रिया उनसे पूछती है कि बाबूजी किसका पत्र है और ये चेक कैसा? रिया से बोलते हैं, यह ज़रूरतमंद जो आज हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आया है। तभी उनके घर के सामने एक लंबी सी कार आकर खड़ी होती है। उस कार की कीमत लगभग 50 लाख रुपए होगी। महल्ले के भी लोग उस कार को देखते ही रह जाते हैं और शांति की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। उस समय तो रोहन भी घर पर ही था। शांति जोर से आवाज़ लगाती है, रोहन देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी कार से एक बहुत ही सुंदर युवक बाहर निकलता है और शांति से बोलता है, उस बूढ़े से इतने बड़े आदमी का क्या काम? और उस युवक को बेमन से जगमोहन जी के पास ले जाती है। वह युवक जैसे ही जगमोहन जी से मिलने उनकी झोपड़ी में घुसता है तो वह उनकी ऐसी हालत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन उनके पैरों में छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और बोलता है, पहचाना सर जी? जगमोहन जी बड़े प्यार से बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वह युवक बोलता है, सर मैं विष्णु शर्मा, याद आया, जिसे आपने 50,000 रुपये दिए थे। हाँ बेटा याद आया, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, उसको ही पढ़ रहा था। लेकिन बेटा ये चेक कैसा? ये तो आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं देश का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन नहीं बन पाता। आपकी कृपा से आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, लेकिन बेटा मैं ये भेंट नहीं ले सकता
क्योंकि मैंने तुम्हारी सहायता किसी स्वार्थ बस में नहीं की थी। नहीं सर जी, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने ये चेक आपके एहसान के बदले दी है। ये तो मेरा आपके प्रति आदर, प्रेम और सम्मान है। प्लीज़ सर जी, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। जगमोहन जी की उसकी जीत के आगे एक ना चली और उन्हें ना चाहते हुए भी वो चेक रखना पड़ा। जगमोहन जी ने उसे अपनी पत्नी शकुंतला से और बेटी रिया से मिलवाया। रिया को देखकर वो युवक हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर सबसे मिलकर चला गया। इधर शांति और रोहन उसे आंखें खोले एकटक देखते ही रह गए कि इतना बड़ा आदमी आज उसके पिताजी से मिलने आया और साथ में 1 करोड़ रुपए की चेक भी दे गया। अब तो उनके कांटों तो खून नहीं। 2-3 दिन बाद वही युवक फिर से आता है और जगमोहन जी से मिलता है और उनसे अकेले में कुछ बात करने का अनुरोध करता है। पहले तो जगमोहन जी को उसकी बात पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन फिर वे एक कोने में जाकर उसकी बात को सुनते हैं। उस युवक की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। वो युवक थोड़ा सा असहज हो जाता है और बोलता है, अगर सर जी आपको मेरा प्रस्ताव पसंद ना आए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और चल देता है। जगमोहन जी उसे एकटक देखे जा रहे थे। वे जैसे ही घर से बाहर निकलने ही वाला होता है तो ज़ोर से उसको आवाज़ लगाते हैं, बेटा रुक जाओ बेटा, और जल्दी से चलकर उसके पास आते हैं और हाथ जोड़कर उसे बोलते हैं कि बेटा, आज तुमने इस बुढ़े की सारी चिंता ही खत्म कर दी। एक बूढ़े बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसे तुम जैसा दामाद मिले। और वह उसके पैरों में गिरने ही वाले होते हैं कि वह युवक यानी डॉक्टर विष्णु शर्मा उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन सर जी, इसमें आपकी बेटी रिया की भी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो वे लोग रिया की तरफ देखते हैं तो रिया भी मुस्कुरा देती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। शकुंतला देवी भगवान का लाख लाख शुक्र करती है। इधर जगमोहन जी सबसे पहले पुलिस वालों को वकील की सहायता से अपने बेटे और बहू को अपने घर से और दुकान से बेदखल कर देते हैं। उनके बेटे बहू उनसे लाख माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन लोगों की एक भी नहीं सुनते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि तुम जैसा बेटा होने से तो बेऔलाद होना अच्छा है। रोहन और शांति अपने कर्मों के कारण ना तो घर में रहते हैं और ना ही घाट के। इधर जगमोहन जी बहुत ही ठाट बाट से अपनी बेटी की शादी डॉक्टर विष्णु शर्मा से करते हैं। आज उन्हें दामाद के रूप में बेटा मिल गया था। डॉक्टर विष्णु शर्मा भी उन लोगों की सेवा अपने माता पिता की तरह ही करता है। दोस्तों, यह कहावत तो सही है कि जो इंसान जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। आज जगमोहन जी के अच्छे कर्मों के कारण ही उनकी सारी दुख तकलीफ और चिंताएं खत्म हो गई। उन्हें बेटे के समान दामाद मिल गया। वहीं उनके बेटे रोहन और बहू शांति के बुरे कर्मों के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।